ओके, तो ठीक है बेटा, तो कंडक्शन आपका कल ख़त्म हो गया था, ठीक है। एंड नाउ वी आर मूविंग इनटू अदर मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है जी कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन क्या होता है, अब हम उसको देखेंगे। कन्वेक्शन इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट, इसमें हमें बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जाना, बहुत ही थोड़ा पार्ट है इसका, कन्वेक्शन। लेट मी टेल यू। तो कन्वेक्शन क्या चीज़ है, देखो इसमें हम ये कहेंगे कि इट इज़ अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर it is a mode of heat transfer, it is the mode of heat transfer which no, not which, in which, in which the molecules change their positions while conducting heat। नहीं, गलत डेफिनेशन है, वाइल कंडक्टिंग हीट नहीं आएगा, तो यहाँ पर तो कंडक्शन करा दिया हमने। ट्रांसफर इन विच द मॉलिक्यूल्स चेंज देयर पोजीशंस, या फिर actual movement of molecules take place, ठीक है ना। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस। तो इसका एग्जांपल होता है जैसे कि आप यूँ लगा लो कि हॉट विंड, फॉर एग्जांपल हॉट विंड। तो अब हॉट विंड क्या करती है, जैसे गर्मी हो जाती है जब, तो मॉलिक्यूल्स मूव करने लगते हैं, हवा चलने लगती है। तो एक जगह पर आपने बोला कि सर यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हीट हो गई, और गर्म हवा क्या हो गई, ऊपर चली गई। तो गर्म हवा ऊपर चली गई, हम ऐसा कहते हैं ना कि दी जो हॉट एयर है दैट इज़ लाइटर इन दी वेट, दैट इज़ वाई इट राइजेज अप, और वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो गया, एंड जो आसपास वाली विसिनिटी वाली जो एयर थी या विंड थी, दैट केम एंड स्टार्टेड गैदरिंग हियर, तो दिस क्रिएटेड विंड्स। तो वो जो हमारे पास विंड क्रिएट हो रही है वो किस चीज़ के कारण क्रिएट हो रही है, कन्वैक्शनल करंट्स के कारण। तो कन्वैक्शन करंट को आप सिंपल भाषा में अगर आप समझें तो इट इज़ लाइक कि भाई मेरे पास यहाँ पर फ्लोर है, एंड दिस फ्लोर इज गेटिंग हॉट, ओके। और यहाँ पे जो इसके आसपास जो हवा रहेगी यहाँ पे, वो हल्की हो जाएगी एंड इट विल मूव अप, द मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट मूविंग अप, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन, ठीक है ना। तो ये अपने आप ऊपर जा रहा है तो इसको बोलते हैं फ्री कन्वेक्शन, ठीक है। लेकिन चलो एनीवेज कन्वेक्शन, नाउ दिस कन्वेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। तो नंबर वन इज फ्री कन्वेक्शन, एंड नंबर टू इज, ये तो हो गया फ्री कन्वेक्शन, और नंबर टू हो गया आपके पास फोर्स्ड कन्वेक्शन। फ्री कन्वेक्शन एंड फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो फ्री कन्वेक्शन होता है जिसमें इट अकर्स, इट अकर्स, जिसे कह सकते हो विदाउट एनी एड, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी, हाँ, कन्वेक्शन विच अकर्स due to due to the difference between due to the difference between
द डेंसिटीज ऑफ टू फ्लूइड्स, ये डिफरेंस बिटवीन डेंसिटीज, दैट्स इट। ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका नेचुरल कन्वेक्शन भी, इसमें हमने और कुछ भी चीज़ हम यहाँ पर लेकर नहीं आते, जैसे कि हमारे इस वाले केस में हो रहा है। ठीक है, गर्मियों में क्या होता है, हमारी ज़मीन जो है वो गर्म हो जाती है, गर्म होने के कारण यहाँ पर जो हवा है वो गर्म होने लगी, वो गर्म हवा ऊपर जाने लगेगी बिकॉज इट्स डेंसिटी हैज़ रिड्यूस्ड एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नाउ लाइटर। तो लाइटर एयर विल मूव अप, तो वो ऊपर चली गई। तो ये जो मूवमेंट हुई मॉलिक्यूल्स की, गर्म मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ चले गए, दैट इज कॉल्ड फ्री कन्वेक्शन। ओके, तो यहां पर आप फ्री लिख सकते हैं, फ्री कन्वेक्शन। और नंबर 2 फोर्स्ड कन्वेक्शन। नाउ फोर्स्ड कन्वेक्शन जो होती है उसमें क्या होता है, द फ्लूइड is given motion with the help of some external aid, like फैन, ठीक है ना, पंखा चला दिया, ठीक है, या फिर आप उसको कह सकते हो विंड, स्पीड एक्सेट्रा। अब जैसे मान लो कि हमारा जो एसी होता है, एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर के पीछे जो कॉयल होती है जिसमें से गर्म हवा आती है उसकी बैक साइड पे, तो वो गर्म हवा आ रही होती है इतनी सारी, तो वो इतनी ज़ोर से ब्लो हो रही होती है, तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई पंखा लगा है, तभी तो ब्लो हो रही होगी, तो वहाँ पर पंखा लगा रहता है। तो वो पंखा क्यों लगाया हमने, वो पंखा हमने इसलिए लगाया क्योंकि जो वो कॉयल है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, तो उसके ऊपर से हवा जाकर निकलती रहे और वहाँ से हीट को वो साथ में लेकर जाती रहे, वो ऐसे ही निकलती रहे हीट। ठीक है ना, तो उसको कहते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन। फोर्स्ड कन्वेक्शन का एग्जांपल जैसे कि कोई गर्मी लग रही है तो हम पंखे के पास जाके खड़े हो गए, तो पंखे से हवा लग रही है हमें, और यहाँ से हमारी बॉडी से जो हीट है वो हीट निकल के जा रही है एयर में, तो दैट इज कॉल्ड फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो फोर्स्ड कन्वेक्शन है जिस किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए हमने वहाँ पे पंखा लगा दिया, जैसे ये दीवार गर्म है, मैंने यहाँ पे पंखा लगा दिया, अभी यहाँ पर हवा हीट करती रहे, दैट इज फोर्स्ड कन्वेक्शन। इसके कुछ जनरल फॉर्मूले होते हैं। फोर्स्ड कन्वेक्शन का तो कोई भी फॉर्मूला नहीं होता बेटा, तो फोर्स्ड कन्वेक्शन के तो बीटेक के बाद ही आपको फॉर्मूला मिलेंगे, लेकिन फ्री कन्वेक्शन जो होता है इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर, हाँ बेटा बोलो, बेटा देखो उसका, उसने क्या करना है ना, जो हमने हवा थ्रो की उस हवा ने हीट ले लेनी है, लेकिन अगर उसका अपना मोमेंटम है तो इट विल कीप ऑन मूविंग लाइक दैट, अगर उसका मोमेंटम रुक गया तो इट विल मूव अप, सिंपल है ना। yes. तो फ्री कन्वेक्शन के लिए हमारे पास एक यहाँ पर जनरल फॉर्मूला होता है बेटा, H इंटू ए इंटू डेल्टा टी, T1 माइनस T2, ऐसे। तो ये होता है, और इसमें हमारे पास H क्या है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ हीट कन्वेक्शन, ठीक है ना, तो कन्वेक्शन कोफिशिएंट बोल सकते हो आप, वेयर H इज कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन। तो ये फ्री कन्वेक्शन के लिए ही फॉर्मूला यूज होता है बेटा, सिंपल, ठीक है। और फोर्स्ड कन्वेक्शन का आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि व्हाट इज फोर्स्ड कन्वेक्शन, व्हाट इज फ्री। इनफैक्ट जो मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूले का भी यूजेस आपको 11th स्टैंडर्ड में नहीं मिलेगी, बहुत रेयर है। चलो, तो नाउ वी आर गोइंग टू चेंज अवर टॉपिक फ्रॉम कन्वेक्शन टू रेडिएशन। अब इसमें बहुत लंबी चौड़ी कहानी आपको सुननी पड़ेगी, तो कन्वेक्शन आपका यहाँ पर क्लोज हो जाता है बिकॉज उसमें है ही कुछ नहीं। तो रेडिएशन बेसिकली क्या है अब देखते हैं। तो रेडिएशन है द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड
directly from one body to another without requiring any medium is radiation. अब देखो, अब रेडिएशन क्या है? रेडिएशन ये है कि आपने एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक हीट को पहुंचाना है, लेकिन यू डोंट वांट टू यूज एनी मीडियम। तो ना तो उसके अंदर कोई कंडक्शन वाली मेरे पास कोई कंडक्टर होना चाहिए, और ना ही वहां पर मेरे पास कोई कन्वेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई मीडियम नहीं। फॉर एग्जाम्पल स्पेस, हमारे पास जो हीट है वो सन से आती है, तो सन से मेरे पास हीट आ रही है यहाँ पे अर्थ पे हमारे, तो बीच में ना तो कोई मीडियम है, देयर इज नथिंग इन द स्पेस, इवन देन द हीट इज एबल टू रीच अस। तो व्हाट इज दैट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर? दैट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज रेडिएशन। ठीक है, तो अब ये तो आपको सिंपल समझ में आ ही गया है कि है क्या। तो रेडिएशन टेक्स प्लेस in the form of electromagnetic waves known as infrared. तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, ये हम 12th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिटेल में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से अभी आपने सिर्फ ये समझना है कि जो रेडिएशन होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वाईफाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कुछ भी रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इंफ्रारेड रेडिएशन, और इसकी जो वेवलेंथ की रेंज होती है, ठीक है, दिस वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 मिलीमीटर। ठीक है ना। तो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है, ये इनकी वेवलेंथ की रेंज है। तो ये होता है आपके पास इंफ्रारेड रेडिएशन। जो आपके कभी आपने सीसीटीवी कैमरा देखा होगा, तो सीसीटीवी कैमरा के अंदर जो रेड कलर की लाइट्स नहीं लगी रहती, वो जो रेड कलर की लाइट्स हैं छोटी छोटी, वो इंफ्रारेड लाइट होती है। वो इंफ्रारेड लाइट लोगों पे ऊपर फेंकती है, और वहां से इंफ्रारेड रे लाइट जो है वो वापस आती है, तो उसको वो रिकॉर्ड करता है, तो वो बन जाता है इंफ्रारेड कैमरा। तो ये होता है इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है जी, चलो अब हम देखते हैं इसके आगे। तो इंफ्रारेड रेडिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार्मथ दैट वी आर गेटिंग हियर। ओके, नाउ पॉइंट्स टू बी नोटेड अबाउट इट। रेडिएशन के रियल लाइफ एग्जाम्पल, बेटा सनलाइट दे दो दिया, यस 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 एब्सोल्युटली, क्योंकि वहां पर कोई मीडियम तो है नहीं। देखो, हमने हीट को ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, तो हाउ कैन वी ट्रांसफर दैट? आप कहोगे कि सर यहाँ तो कंडक्शन यूज कर लो, फिर आप कहोगे कि यहाँ तो कंडक्शन यूज नहीं करना, तो भाई आप फिर कन्वेक्शन यूज कर लो। जैसे कि हम जब पानी गर्म करते हैं तो वो कन्वेक्शनल करंट्स होती हैं, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि भाई मीडियम ही नहीं हो, तो रेडिएशन होना पड़ेगा। इज दैट फाइन? चलो जी, तो सबसे पहला पॉइंट आ गया आपका, रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर।
फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, फास्टेस्ट मोड ऑब्वियसली क्योंकि जो आपकी जो रेडिएशन है उसकी इट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सन से अर्थ तक आती है जब लाइट, तो सिर्फ 8 मिनट की ट्रैवलिंग होती है लाइट की, एंड लाइट रीचेस द अर्थ। तो c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर आपकी जो ये लाइट है, जो ये इंफ्रारेड रेज हैं, ये ट्रैवल करती हैं। तो एक तरह से जो हीट है, जो गर्मी ट्रैवल कर रही है, वो गर्मी भी मेरे पास जो आ रही है वो इतनी स्पीड पर आ रही है। तो दैट इज व्हाट इज नोन एज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द बॉडीज emit energies at all temperatures। ठीक है, कोई टेम्परेचर ज़्यादा हो या कम हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, जितना भी टेम्परेचर है आपका एब्सोल्यूट केल्विन स्केल में हम देखेंगे तो एब्सोल्यूट जीरो तो कभी आ ही नहीं सकता। तो 0 केल्विन पर देयर विल बी नो रेडिएशन। तो 0 केल्विन तो बहुत ज़्यादा दूर है भाई, 0 केल्विन तक तो पहुंच नहीं सकते हम। तो एवरीबॉडी इज इमिटिंग एनर्जी, एवरीबॉडी, ठीक है ना। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि रेडिएशंस फ्रॉम बॉडीज cannot be stopped, cannot be stopped ever। ठीक है, तो रेडिएशन तो चलती रहेगी। थर्ड पॉइंट इज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट डज नॉट अफेक्ट द मीडियम इन विच इट ट्रेवल्स। ठीक है ना। अब आपने अगर आपके घर में वो रेडिएशन वाला हीटर है तो उसकी क्या खासियत है कि अगर वो रेडिएशन चलाएगा तो जब तक वो आपके ऊपर हिट नहीं होएगी रेडिएशन, इट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू हीट। वो आसमान में ऐसे उड़ के जा रहा है तो देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, नो लॉस ऑफ हीट। हाँ, उसके बीच में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके साथ आपकी रे की एक्चुअल में कोलिजन हो रहा है, तो दैट्स अ सेपरेट केस। तो हीट ट्रांसफर होने के लिए रेडिएशन को रुकना पड़ेगा, रेडिएशन के ऊपर स्टॉपेज होनी जरूरी है। अब जैसे जब सन से लाइट ट्रेवल कर रही है और वो धरती पर आ रही है, उसका मतलब ये नहीं है कि स्पेस इज वेरी हॉट। तो स्पेस इज नॉट हॉट एट ऑल, उल्टा स्पेस इज वेरी कोल्ड। स्पेस तो बहुत ठंडा है लेकिन सारी की सारी हीट तो उसी में से आ रही है। लेकिन वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर कोई चीज़ हीट ही नहीं कर रही, तो वहाँ पर एनवायरनमेंट गर्म होगा तो होगा कैसे। तो गर्मी आने के लिए रेडिएशन हैज़ टू हिट सम सरफेस, अदरवाइज द एनर्जी विल नॉट बी लिबरेटेड। ठीक है, तो जिस भी मीडियम में से ये ट्रैवल करता है उस मीडियम को कुछ भी नहीं होता, वहाँ पर कुछ भी चीज़ नहीं बनती, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नो पॉइंट नंबर 4। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4 आ गया। अब जैसे यहाँ पर आएंगे कि द सरफेस विच इज रफ एंड डार्क is a good absorber। ठीक है ना, जो डार्क है और रफ है वो गुड एब्जॉर्बर होता है। ठीक है, एंड द सर्फेसेस विच आर स्मूथ एंड शाइनी आर गुड रिफ्लेक्टर। ठीक है, तो ये तो पता ही है। दे आर गुड रिफ्लेक्टर्स। ओके, और इसके अलावा
हीट रेडिएशंस आर इनविजिबल ऑब्वियसली, ठीक है, इनविजिबल एंड ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। एंड कास्ट शेडो। कास्ट शेडो का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो आपने वो रेडिएशन वाला हीटर लगाया हुआ है अपने कमरे में, अब कोई आ गया और उसके आगे खड़ा हो गया तो सारी की सारी हीट उसी को मिलेगी। अगर आप उस बंदे के पीछे खड़े हो तो आपको कोई हीट नहीं मिलेगी, तो वहां पर उसका शेडो पड़ेगा। जैसे बिल्कुल लाइट की शेडो पड़ती है तो उसी प्रकार इंफ्रारेड रे की भी एक शेडो बनेगी। अगर आप उसके शेडो रीजन में चले गए तो देयर इज नो हीट। ओके, चलो, तो ये तो हो गई उसकी कुछ छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको रेडिएशन में स्टार्टिंग होगी रेडिएशन समझ में आने लग गया होगा। तो ना इसके बाद देयर इज, अब हम इनके कुछ लॉज होते हैं उन लॉज में एंटर कर रहे हैं। सो दीज आर नाउ इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर स्टार्टिंग। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। तो किरचॉफ्स लॉ के क्या क्या केसेस होती हैं अब हम उसके बारे में देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो किरचॉफ्स लॉ को समझने के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस को समझना होगा, तो पहले हम उन डेफिनेशंस को देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन आएगी दैट इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। या फिर हम ऐसा करते हैं, किरचॉफ्स लॉ को नहीं लिखते, नहीं लिखना ही पड़ेगा, चलो, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, a body which absorbs all the radiations incident on it is called perfectly black body। तो बेटा इस चीज को समझो आप। अब जैसे हमारे पास बॉडीज जो विजिबल है ना, हमें दुनिया दिख रही है, तो इसके पीछे रीजन क्या है कि भाई लाइट आई, लाइट उस चीज के ऊपर टकराई और उस चीज के ऊपर टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों के अंदर गई और मेरी आंखों ने उसको डिकोड किया, इमेज क्रिएट की, ये वो। तो द थिंग इज कि वहां से कोई लाइट आई, वहां पर हिट हुई और फिर मेरी तरफ आई। अब जो जो सर्फेसेस मुझे ब्लैक नजर आ रही हैं, किसी ने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं, यहाँ पर कुर्सी पड़ी है वो ब्लैक है, लैपटॉप की स्क्रीन आपको ब्लैक नजर आ रही है उसके आगे पीछे, तो जहां पर भी अगर आपको ब्लैक कलर नजर आ रहा है तो उसके पीछे रीजन होता है कि लाइट इज इंसिडेंट एट दैट पॉइंट बट लाइट इज नॉट गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दैट पॉइंट। तो ब्लैक बॉडी वो है जिसमें से ना तो लाइट इमिट हो रही है और ना ही उसमें से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ना तो रिफ्लेक्शन होगा और ना ही इमिशन होगा, वही चीज आपको ब्लैक नजर आएगी। व्हाइट कौन सी नजर आएगी, हम कहते हैं ये व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट वो है जिसमें सारी कलर्स हैं, सारे कलर्स हैं, उसमें व्हाइट है, और जिसमें कोई भी नहीं है तो वो ब्लैक है। तो व्हाइट और ब्लैक एक्चुअली में कलर्स नहीं है, ठीक है ना। तो व्हाइट चीज अलग हो गया, ब्लैक चीज अलग हो गया। तो ब्लैक का मतलब है कि देयर इज अ बॉडी विच इज एब्जॉर्बिंग एवरीथिंग। अब जैसे मान लो हमारे पास कोई ब्लू कलर की टी शर्ट पड़ी है, मैं उस टी शर्ट को देख रहा हूं, मुझे वो ब्लू कलर नजर आ रहा है, तो वाई इज इट ब्लू? इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है? इसके पीछे मैकेनिज्म है कि व्हाइट लाइट इसके ऊपर आकर गिरी, टी शर्ट के ऊपर, टी शर्ट का मटेरियल कुछ ऐसा है कि उसने सारे के सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर को वो रिफ्लेक्ट कर रही है। वो ब्लू कलर वहां से रिफ्लेक्ट होता है और मेरी आंखों में जाता है, तो मुझे वो ब्लू कलर की सेंसेशन प्रोड्यूस होती है। तो मैं कहता हूं कि दिस टी शर्ट इज ब्लू, ठीक है। जो
रेड है, अब हम कहते हैं रोज इज रेड, तो वाई, अगर उसके ऊपर लाइट पड़ेगी उसने बाकी सबको एब्जॉर्ब करके सिर्फ रेड लाइट को इमिट करना है, इमिट नहीं करना, रिफ्लेक्ट करना है, और वो मेरे तक पहुंचेगी तो मुझे लगेगा कि रोज इज रेड। ठीक है, तो इस तरह से हमें कलर सेंसेशन क्रिएट होती है। तो ब्लैक कलर कहाँ पे होगा, जहां से कोई भी रेडिएशन रिफ्लेक्ट नहीं होती। लेकिन ऐसी कोई भी बॉडी नहीं होती जिसमें आप यूँ कहो कि 100% आपको वो डार्कनेस नजर आए, बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे अंधेरा, अगर मैं बात करूं कि भी रात को आप छत पे जाओ, आप ऊपर देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, अंधेरा। तो जो वो ब्लैक कलर है, क्या वो ब्लैक कलर कभी और देखने को मिलता है आपको? उतना ब्लैक कि अंधेरा है जी, उस कमरे में अंधेरा है या बाहर छत पे अंधेरा है, उतना अंधेरा, उतनी ब्लैक, उतना डार्कनेस जो है, क्या वो किसी ब्लैक कलर में नजर आती है? मैंने अगर ब्लैक टी शर्ट पहनी हो, विल दैट ब्लैक टी शर्ट बी लुकिंग लाइक दैट काइंड ऑफ अ डार्कनेस? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जितनी भी बाकी चीजें हैं जो आपको ब्लैक नजर आ रही हैं, वो कुछ ना कुछ लाइट तो रिफ्लेक्ट कर ही रही है, कुछ ना कुछ लाइट तो रिफ्लेक्ट कर ही रही है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी वो बॉडी है जो बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी का जो कलर है आपको काले अंधेरे की तरह नजर आएगा, जो आपको नॉर्मली नजर आता है रात को, उतना ब्लैक ये कलर नजर आएगा। सो दिस इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। और इसके लिए एक इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है फेरीज, फेरी इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, फेरीज ब्लैक बॉडी। तो इसको ड्रॉ करते हैं तो ऐसे ड्रॉ किया जाता है इसको, लाइक दिस। ऐसे, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, ये यहां से इसको हमने रब कर दिया, तो इतना सी इसको हमने छोटी सी एक लोकेशन दे दी जिसमें से लाइट कैन एंटर इनटू इट। ये सफेरिकल बॉडी है बेटा, ये बिल्कुल ऐसे सफेरिकल बॉडी है 3D। तो सफेरिकल बॉडी के अंदर एक हमने छोटा सा पिन होल दे दिया, छोटा सा, और यहां पर हमने एक किंक लगा दिया ऐसे क्या बोलते हैं इसको, किंक। ठीक है, हाँ भी तन्वी आर यू लिस्निंग? लाइक दिस। तो ये हमने इमेजिनेशन क्यों की, बड़ी वियर्ड सी इमेजिनेशन है। अब इसने बोला कि आप ये देखो कि यहां से लाइट एंटर करती है इसके अंदर, लाइक दिस। तो अगर वो लाइट यहां पर एंटर कर गई ना, अभी जो लाइट एंटर हुई, हमने परफेक्टली ब्लैक बॉडी किया है, इट विल एब्जॉर्ब ऑल द लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन इट। तो जितनी लाइट इसके अंदर एंटर हुई वो इसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो बाहर निकल ही नहीं पाएगी, क्योंकि इसके यहाँ पर टक्कर होने लगेगी ना, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो ऐसे इधर रिफ्लेक्ट हो गई, फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई लाइक दिस, ठीक है, फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस इनके इसके क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस, तो टक्कर होती रहेगी और जितनी बार टकराएगा उतनी बार इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी आपकी ब्लैक बॉडी के अंदर। तो धीरे 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 दैट लाइट इट विल डाई, तो कंप्लीट एनर्जी विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू लाइक हीट एनर्जी और व्हाटएवर, और वो इस ब्लैक कलर के अंदर जाकर छुप जाएगी और इसके अंदर बिल्कुल ही अंधेरा होगा, तो देयर विल बी नो लाइट लेफ्ट। तो जितनी लाइट इसके अंदर एंटर कर गई, हम प्रैक्टिकली उसको देख सकते हैं, या थ्योरेटिकली कह लो, थ्योरेटिकली हम उसको देख सकते हैं कि वो सारी की सारी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी और नथिंग विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। तो देखो आप यहाँ से कुछ बाहर तो नहीं निकल रहा ना, कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा, सिंपल बात है, जितनी लाइट यहाँ से एंटर की, जितने किलो जूल्स एनर्जी एंटर की, वो इसके अंदर ही खत्म हो गई। सो दिस इज कॉल्ड फेरीज ब्लैक बॉडी। ये ब्लैक बॉडी का एक रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज नॉट द रियल ब्लैक बॉडी। रियल ब्लैक बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट, okay, the black body which will absorb each and everything, each and every radiation that is incident on it, it does not exist.
चलो, तो जो हमारे पास बहुत अच्छी बॉडीज़ हैं जिनको आप परफेक्टली ब्लैक बॉडी कह सकते हो, वो भी 98% ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, इससे ज़्यादा नहीं। चलो जी, तो इसके बाद चलते हैं, लेट अस मूव टू पॉइंट नंबर बी। नाउ पॉइंट नंबर बी इज एब्जॉर्प्टिव पावर। अब ये तो हो गया परफेक्टली ब्लैक बॉडी का। एब्जॉर्प्टिव पावर, absorptive power A. Absorptive power of a surface is defined as the ratio of radiant energy absorbed to the total energy incident on the body। अब इसको हमने एब्जॉर्प्टिव पावर बोला, तो एब्जॉर्प्टिव पावर को आप ले सकते हो कि कितनी आपकी एनर्जी जो थी वो उसने एब्जॉर्ब की और कितनी इसके ऊपर आई। तो यू कैन राइट इट लाइक, इसको हम कैसे लिखेंगे, A is equal to वेट ए मिनट, लेट मी थिंक, E। तो E एनर्जी वहां पर गई, तो हम मैथमेटिकली इसको एक छोटा सा वैसे ही लिख देते हैं कि A इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिव पावर द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय द टोटल एनर्जी। तो ये जो रेशियो है दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव पावर। और ये जो A है दिस इज एक्चुअली गिवन बाय, इसका जो एक दूसरा मेथड है, क्योंकि जो जो आपकी बॉडी है उसके ऊपर जो एनर्जी इंसिडेंट है वो तो किसी भी वेवलेंथ की एनर्जी हो सकती है, तो इसको किसी स्पेक्ट्रम पर के ऊपर हमें करना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा A इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ A लैम्डा इंटू डी लैम्डा 0 टू इनफाइनाइट। मतलब कौन सी वेवलेंथ, अब आप कहो कि भी ये वाली जो बॉडी है ना ये रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कम करती है, तो ब्लू कलर जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो मुझे वो ब्लू कलर की नजर आएगी। अब मान लो एक बॉडी ऐसी है जो बाकी कलर्स तो एब्जॉर्ब करती है लेकिन ब्लू को भी नहीं करती और रेड को भी नहीं करती, तो वो मुझे मजेंटा नजर आ रहा है। तो मैं कहूंगा कि यार यहाँ पर इसका कलर जो है ना रेड है ना ब्लू है, ये तो दोनों है, ये तो मजेंटा टाइप कलर हो गया। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि एब्जॉर्प्शन कौन से कलर की हो रही है, और कलर जो है वो फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ से आप रिलेट कर सकते हो। तो मैंने लिख दिया कि भाई लैम्डा वाली जो वेवलेंथ है उस वेवलेंथ की जो एब्जॉर्प्शन है कितनी हुई उसको ऐड कर लिया, फिर हमने देखा कि रेड की कितनी हुई ऐड कर लिया, ब्लू की कितनी हुई ऐड कर लिया, रेड की कितनी हुई, ग्रीन की कितनी हुई ऐड कर लिया। ऐसे करके हमने सारे कलर्स ऐड कर दिए और हमारे पास उसकी टोटल एब्जॉर्प्टिव पावर फाइंड हो गई कि उसने टोटल कितना एब्जॉर्ब किया। अब मान लो कोई, जैसे मैंने मेजेंटा का एग्जांपल लिया, तो उसमें जब आप यहाँ पे करोगे तो रेड कलर की और ब्लू कलर की एब्जॉर्प्शन सबसे कम होगी, तो वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि जी रेड के लिए सबसे कम है, ब्लू के लिए सबसे कम है और बाकियों के लिए ये ज़्यादा है, तो एब्जॉर्प्शन हो गया। सो दिस इज हाउ यू फाइंड इट। कोई न्यूमेरिकल नहीं आना, कुछ नहीं आना, सिर्फ थ्योरी रहेगी। बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो फॉर मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन का मतलब होता है कि उसकी वेवलेंथ उसमें है ही नहीं कोई और ना, सिर्फ एक ही तरह की वेवलेंथ है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैंने तो जी वाइट लाइट नहीं थी हमारे पास थी ही रेड लाइट, तो रेड लाइट की एक सर्टेन वेवलेंथ है, हमने प्योर रेड लाइट को इस टी शर्ट के ऊपर फेंका तो उसके ऊपर कुछ और वेवलेंथ तो था ही नहीं, तो इंटीग्रेट किसका करना है, इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि आपके पास तो ओनली रेड कलर है, तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। ठीक है, तो दैट इज मोनोक्रोमैटिक। लेकिन ये जो हमारे पास फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला यूज होता है फॉर क्रोमैटिक रेडिएशन।
क्रोमैटिक रेडिएशन, क्रोमैटिक मतलब उसमें बहुत सारे वेवलेंथ्स ऑलरेडी हैं, जैसे कि हमारी वाइट लाइट, तो वाइट लाइट के अंदर पूरा विबग्योर है, ठीक है ना, जो कि प्रिज्म से स्कैटर होता है, बिल्कुल उसी तरह से। तो ये होगी आपकी वाइट लाइट। चलो, बिल्कुल बेटा, सभी की प्लस करेंगे। वो तो ऐसा कि अगर आप ये कंडीशन लगा दो कि ब्लू और रेड तो बिल्कुल भी नहीं एब्जॉर्ब हो रहा, फिर वो जीरो हो गया, तो वो जीरो कर दो, बाकी सारे की सारी की इंटीग्रेशन कर लो। भाई ये जो लिखा है ना, इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है। इट जस्ट मीन्स के पूरे का पूरा स्पेक्ट्रम जो है हमारा, कि यार मैं जीरो ले से लेकर इतना बड़ा जो स्पेक्ट्रम है, जो सारी की सारी वेवलेंथ्स आ रही हैं, भाई ये ग्रीन, ये ब्लू, ये रेड, ये येलो, और ये माइक्रोवेव, ये इंफ्रारेड रे, ये फलानी, ये यूवी रेज जो सन से आ रही हैं, उनमें पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम पर मैं इंटीग्रेट करके एब्जॉर्प्शन फाइंड करूंगा। सो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, ऑफ सेइंग इट कि व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन। और वो कहेगा कि एब्जॉर्प्टिव पावर है कि भी सारी की सारी रेडिएशंस की एब्जॉर्प्टिव पावर को ऐड कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि इस बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी है। जैसे अगर मैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात करूं तो इट इज 100%। तो आप वहां पर जब करोगे एब्जॉर्प्शन 0 टू इन्फिनिटी, तो वो आपका इतना निकलेगा कि जितनी आपने डाली थी भी सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई, बिकॉज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ओके, चलो जी। अब इसी के बाद एक हमारे पास और डेफिनेशन बनती है, दैट इज इमिसिव पावर। इमिसिव पावर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। तो ये आ गया रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड। रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। अब देखो ये है इमिसिव पावर। तो इमिसिव पावर का मतलब है कि आपने इमिट कितनी की, ठीक है ना। तो हमारे पास कोई सरफेस है, यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। लेट से मेरे पास एक सरफेस है यहाँ पे, ठीक है, और मैंने इसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट करवाया लाइक दिस। तो इसको तो मैं बोलूंगा कि इंसिडेंट लाइट, ठीक है, जो कि ई एनर्जी लेकर आया, इसके ऊपर गया। तो इसमें से तीन चीजें होंगी, एक रिफ्लेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है, दूसरा ट्रांसमिट हो जाएगा, मतलब ये ऐसे कि ऐसे नीचे चला जाएगा, जिसको आप रिफ्रैक्शन और ये सब हम कहते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिट, के आर पार चले जाना। और दूसरा है कि यहां से लेकर एब्जॉर्ब हो जाना। तो दीज आर दी थ्री थिंग्स दैट विल हैपन। तो E इज इक्वल टू T प्लस A प्लस R। तो E इज द टोटल एनर्जी, R इज द रेडिएटेड एनर्जी, A इज एब्जॉर्ब एनर्जी, T इज ट्रांसमिटेड। तो ये तीनों की तीनों चीजें यहाँ पर आपके पास रहेंगी। तो ये आपका जनरल डायग्राम बन गया। तो यहाँ से जब आपने A फाइंड किया तो ये बन गया ये वाला EA डिवाइडेड बाई E, दैट विल बी दिस रिफ्लेक्टेड। अब इसमें इमिशन नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड, देयर इज नो इमिशन हियर। इमिशन के लिए आपको एक अलग सिस्टम बनाना पड़ेगा कि यहां से भाई क्या चीज इमिट हो रही है। अब ये इमिट है, तो इमिशन इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग बाय इटसेल्फ, कि भाई वो लाइट इमिट कर रहा है, उसकी अपनी लाइट है वो, तो दैट इज इमिशन। तो अब ये हो रही है आपके पास एब्जॉर्प्शन, और ये हो रहा है आपके पास इमिशन, और ये है आपका रेडिएशन। ओके, तो अब यहाँ पर इमिसिव पावर आ गया कि कितनी एनर्जी इन्होंने भी रेडिएट की पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो इसका भी कुछ इसी तरह का फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू
ठीक है, अब आपको देखना पड़ेगा भी किस कौन सी वेवलेंथ की इमिशन है, डी लैम्डा, और जीरो टू इनफाइनाइट कंप्लीट स्पेक्ट्रम के ऊपर आपको देखना है कि भी क्या क्या चीज़ें ये इमिट कर रही है। तो अगर आपने ये इंटीग्रेशन किया तो यू कैन फाइंड व्हाट इज द टोटल इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी। ओके, तो ये हो गया आपका इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी। अब देखो जी, हाँ हाँ बोलो बेटा। यस 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 यस, बिल्कुल, ग्लास, जैसे कि हमारा ग्लास हो, तो ट्रांसमिशन तभी होगा जब वो ग्लास जो वो आर पर जाएगी, ठीक है ना। चलो, नो 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 नो, इमिसिव पावर का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो मैंने एक जनरल डायग्राम बनाया है बेटा। अगर आप बोलो कि सर ये तो ओपेक है, तो टी विल बी इक्वल टू जीरो, व्हाट्स द बिग डील, हमारे लिए टी जीरो कर देंगे इक्वेशन में, इतना ही काम है। ठीक है, लो जी, तो अब हम एक बार मैं फिर से देख लूँ। देखो, अब यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिखा था, ऑल दी बॉडीज इमिट एनर्जी एट ऑल दी टेम्परेचर्स, रेडिएशन फ्रॉम द बॉडी कैनॉट बी स्टॉप्ड एवर। तो रेडिएशन जो है ये इमिट, शब्द क्या है यहाँ पे, इमिट, तो एवरी बॉडी इज इमिटिंग एनर्जी। तो इमिशन जो हो रहा है वो किसी भी बॉडी का जीरो नहीं है, ठीक है, वो हर बॉडी का इमिशन है। अब यहाँ पर एक पॉइंट हमने यहाँ पे मिस कर दिया, वो भी हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखना चाहिए था कि यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ, इफ द बॉडी एब्जॉर्ब्स मोर देन what it emits, the temperature of the body increases। इस पॉइंट को मिस कर गए थे हम, इसको ध्यान रखना कि हर बॉडी जो है इसके ऊपर लाइट गिर रही है, वो एब्जॉर्ब कर रही है, और हर बॉडी ही इमिट कर रही है। देयर आर ओनली टू थिंग्स, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा इमिट कर रहा हूँ और मुझे कम मिल रही है तो मुझे ठंड लग रही है, तो आई एम लूजिंग माई एनर्जी, और मेरे टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर इज फॉलिंग। और अगर मैं एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहा हूँ और मेरी तरफ से जो इमिट हो रहा है वो कम हो रहा है, तो माई टेम्परेचर विल इंक्रीज। तो ये यहाँ से हमने देख लिया बेटा, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, हमारा मिस हो गया था पॉइंट। तो अब आ जाओ हमारी इस बॉडी पे, तो टी, ए और आर, इनको तो छोड़ दो, ठीक है। अब हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, इंसिडेंट रे, और ये हो जाएगी आपकी जो इमिट हो रही है, या चलो इमिट बोले हम, इमिशन हो रहा है यहाँ पर, और ये हो रहा है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन। रिफ्लेक्शन को भी आप हटा दो, ट्रांसमिशन को भी हटा दो, क्योंकि जो मैं परफेक्टली बॉडी कह रहा हूँ उसमें 100% एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। तो जितनी ये आ रही है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब आर इज जीरो एंड टी इज जीरो, ठीक है। तो आर भी आपका इक्वल टू जीरो हो जाएगा और टी भी आपका इक्वल टू जीरो हो जाएगा फॉर ए ब्लैक बॉडी। ए इज इक्वल टू ई, सारा कुछ एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। नहीं बेटा, स्मॉल ई कैन नॉट बी जीरो, वही तो मैं कह रहा हूं कि एवरी बॉडी इज इमिटिंग सम और दी अदर एनर्जी, यहां पर यही तो आ रहा है ना। तो एवरी बॉडी इज इमिटिंग सम एनर्जी, सो ई कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। अब ये तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी या परफेक्टली वाइट बॉडी वाला जब केस लेंगे ना तब आएगा। जैसे अब परफेक्टली ब्लैक बॉडी में हमने बोल दिया कि 100% एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, लाइक दैट। चलो ठीक है, अभी हम इसके थोड़ा आगे चलते हैं, उसके बाद हम फिर से डाउट्स लेंगे। वेट ए मिनट, डी पॉइंट की तरफ चलते हैं अब। ना ये है हमारा किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ ये कहता है द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर जिसको हमने ई लिखा है, ई टू द एब्जॉर्प्टिव पावर
जिसको हम ए लिखेंगे, इज सेम फॉर ऑल दी सर्फेसेस at the same temperature, at the same temperature and is equal to emissive of a perfectly black body at that temperature। तो टेम्परेचर का सेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है ऑब्वियसली वो जो इमिशन है उसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसकी इंफ्रारेड रेज इमिट हो रही है, वो ज़्यादा इमिशन करेगा, और जो टेम्परेचर जिसका कम है वो कम इमिट करेगा, ठीक है। तो अब किरचॉफ्स लॉ ये कहता है कि आपने कोई भी एक बॉडी मानी। अब देखो बेटा, एक होती है आपकी परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है, और एक को आप मान लो परफेक्टली वाइट बॉडी, बट एज सच देयर इज नो सच डेफिनेशन। तो एक को मान लो वाइट, एक को मान लो ब्लैक, तो बीच में जो बॉडीज आ जाएंगी दे आर कॉल्ड ग्रे बॉडीज। तो ग्रे बॉडी वो होती है जो जिसका मतलब ओके ओके होता है, मतलब जिसके ऊपर अगर हमने जितनी इंस्टेंट रे ली उसका मतलब उसने 40-50% एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी रिफ्लेक्ट कर दिया इस तरह से, तो उसकी एब्जॉर्प्शन 100% नहीं होती, दैट इज ग्रे बॉडी, ठीक है। ओके, सो दैट इज ग्रे बॉडी, ओके। तो अब किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, अब देखो, अब यहां पर आ गया कि दिस मीन्स दैट E डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू कैपिटल E ऑफ द ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर कितनी होगी हमें ये देखना पड़ेगा, और एब्जॉर्प्टिव पावर तो उसकी 1 ही होती है। अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय A भी कर दूं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्शन, तो मैं कहूंगा कि फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी A इज 1, ठीक है। तो A इज 1 हो गया, तो आपके पास आ गया E डिवाइडेड बाय A, ना दिस इज इक्वल टू कैपिटल E। और परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो तो थ्योरेटिकली है। तो हम मान के चलेंगे कि ठीक है भाई, इट्स जस्ट E, इट्स अ कांस्टेंट। तो हम यहां से इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि हेंस E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। इसका क्या मतलब है, द बॉडी which is a good absorber becomes a good emitter too, ओके। तो भाई जो आपका अच्छा एब्जॉर्बर है बॉडी, वही आपकी अच्छा इमिशन करता है। तो जो हमने बोला था कि डार्क एंड रफ सरफेस इज ए गुड एब्जॉर्बर, तो वही इमिशन भी करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं शाइनी एंड स्मूथ सरफेस की, तो शाइनी एंड स्मूथ सरफेस का रिफ्लेक्शन इतना ज़्यादा होगा कि वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। अगर उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं है तो इमिशन नहीं हो सकती, लेकिन रिफ्लेक्शन हो सकती है। तो वहां पर रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगी लेकिन इमिशन नहीं होगी। इमिशन तभी होगी अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। इज दैट फाइन? गुड। तो चलो बेटा, आज हम अभी यहीं पे क्लोज करेंगे, इट्स ऑलरेडी 3:50। तो बाकी की क्लास हम करेंगे कल, क्योंकि अभी तो ये काम शुरू हुआ है तो इसको तो बहुत टाइम लगेगा। इट मे टेक 2 more क्लासेस, ठीक है। तो बाकी का हम बाद में करते हैं। यहां तक अगर कोई डाउट है तो बेटा बता दो। हाँ जी, ठीक है सब, नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम।
चलो, तो इसके ऊपर आपने खुद स्टडी भी कर लेना है, जो भी आपके पास बुक है यू कैन स्टडी फ्रॉम दैट एंड यू कैन क्रिएट योर डाउट्स देयर, कि क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं, यू कैन थिंक ऑफ इट एंड देन यू कैन आस्क। चलो जी, तो मैं अब क्लोज कर दूं बेटा।